हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ब्रिटेन ने भी कल ये घोषणा कर दी कि वो फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर मान्यता देगा। ये कोई एक छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। इनफैक्ट ये दशकों से चली आ रही राजनीतिक और भू राजनीतिक जो पॉलिसीज हैं उससे बिल्कुल अलग एक नई दिशा और दशा को परिभाषित कर रही है। वास्तव में जो अमेरिका फोकस्ड वेस्टर्न पॉलिसी हुआ करती थी लगातार फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के, यह इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 22 सितंबर 2025 यह दिन अब इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी G7 के मेंबर्स उससे अलग राह पर चल पड़े हैं, जिसका नेतृत्व सदैव से अमेरिका करता रहा है। इजराइल पर दबाव है कि ट्रंप और अमेरिकी राजनीति को थोड़ा सा समझें, और ट्रंप और अमेरिकी राजनीति पर दबाव है कि वो G7 को समझें। और पूरी दुनिया यह सोच रही है कि क्या अब मध्य पूर्व की राजनीति पूरी तरीके से हमेशा के लिए बदलने वाली है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह केवल ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात नहीं है, यह G7 के बड़े बड़े मेंबर कंट्रीज की फिलिस्तीन को अलग मान्यता देना और प्रो इजराइल पॉलिसी से अलग होने का मामला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत में मैं आपको बताता हूं, हमेशा अपना टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो मिल जाएंगे। और अगर आपको कभी भी यूपीएससी से रिलेटेड कोई सलाह या सहायता चाहिए तो वह भी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ उसको पहले समझते हैं। देखिए, ट्रेडिशनली क्या चल रहा था, जो मिडिल ईस्ट को लेकर के पश्चिमी नीति है। दशकों तक अमेरिका और उसके सहयोगी जो पश्चिमी सहयोगी हैं, उनकी नीति यह रही कि वह फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में तब तक मान्यता देने के पक्षधर नहीं थे जब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पीस डील फाइनल ना हो जाए। अमेरिका हमेशा से इजराइल का मजबूत समर्थक रहा है। अमेरिका में इजराइल की एक बहुत मजबूत लॉबी भी है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हमेशा वॉशिंगटन की लाइन को ही फॉलो करते हैं, उससे अलग नहीं जाते हैं। यही वजह थी कि दुनिया के 140 देशों से ज्यादा देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी फिलिस्तीन पर पश्चिमी शक्तियां सदैव चुप रही। दूसरा बड़ा मामला है 2025 में क्या बदलाव आया। अभी क्या बदलाव आया, 22 सितंबर 2025 को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इस लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न को तोड़ दिया है। वास्तव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि यह शांति की आशा को पुनर्जीवित करने और साथ ही साथ टू स्टेट सॉल्यूशन को संभव बनाने के लिए एक इसेंशियल और जरूरी कदम है। वास्तव में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। उन्होंने भी यह घोषणा की है और पुर्तगाल ने भी इसी दिन मान्यता को लेकर इसे और व्यापक बना दिया है। वास्तव में पहली बार ऐसा हुआ कि G7 के बड़े बड़े देश अमेरिका और इजराइल की कड़ी आपत्तियों के बावजूद उसे नजरअंदाज करते हुए फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होने का साहस दिखा रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज, यह बदलाव आया क्यों। देखिए, इस बदलाव के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है मानवीय कारण। जब से हमला किया है इजराइल ने फिलिस्तीन पर, तब से वहां पर जो लोगों की गजा युद्ध के बाद हालत है वो बहुत खराब है। भूखे मर रहे हैं लोग, बिना आवास के लोग मर रहे हैं, बच्चों पर, महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और ये पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में शांत बैठना संभव नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम राजनीतिक दबाव के पहलू को भी देखें, राजनीतिक दबाव के पहलू को भी देखें तो राजनीतिक दबाव की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के ठीक पहले यह फैसला लिया गया है ताकि एक वैश्विक मंच पर इस मामले को लेकर के नैतिक बढ़त बढ़ाई जा सके। तीसरा बड़ा मुद्दा है, नई नेतृत्व शैली की जरूरत महसूस कर रहा है ग्लोब।
स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड। देखिए, लेबर में ब्रिटेन की सरकार, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में उदारवादी नेतृत्व, ये सभी अमेरिका की ट्रंप प्रेरित नीति से दूरी बनाना चाहते हैं और इस वजह से इन्होंने अपनी स्टैंड को क्लियर किया है। अगली बात यह है कि वैश्विक असंतुलन का भी एक मुद्दा है जो बदलाव का कारण बना है। अगर हम एक बड़ा मुद्दा देखें तो वो वैश्विक असंतुलन का है। वास्तव में क्या हुआ है कि चीन और रूस पहले से ही फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अगर पश्चिमी देश लगातार चुप रहते हैं तो उनका नेतृत्व, जो नैतिक नेतृत्व है विश्व में, वह और भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इन सब चीजों के कारण इस नीति में बदलाव किया गया। अब हम देखते हैं कि यह बदलाव ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है। देखिए, पहली बार है कि अमेरिका के जो कोर अलायंस हैं वो उसके खिलाफ जाकर के कोई बड़ा विदेशी नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि इससे क्लियर मैसेज जा रहा है कि अब पश्चिमी दुनिया में एकरूपता नहीं रही, कंसेंसस नहीं रहा और पश्चिमी देशों की विदेश नीति जो अभी तक इजराइल केंद्रित थी, प्रो इजराइल थी, वह अब मानव केंद्रित दिखाई देती है, प्रो ह्यूमन दिखाई देती है। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच की दरार, रिफ्ट और भी गहरी होगी। तो इन सब कारणों को अगर हम देखें, नीतिगत बदलाव के कारणों को अगर हम देखें, तो एक साफ मैसेज है, क्लियर निष्कर्ष है कि पश्चिमी देश जो अपनी विदेश नीति है वह यह बदलाव केवल फिलिस्तीन को मान्यता देने भर के लिए नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर जो बड़ा आरोप लगता था कि वो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, स्वतंत्र विदेश पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, उन्होंने यह क्लियर संकेत दिया है कि 21वीं सदी वैश्विक राजनीति में अमेरिका के एकाधिकार के अंतर्गत नहीं चलने वाली। सहयोगी देश अब अपनी अपनी स्वतंत्र लाइन चुनने लगे हैं और अब ये यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर एक बड़ा कदम होगा। अगर हम देखें तो इजराइल और अमेरिका की प्रतिक्रिया इस मामले में बहुत मायने रखती है। इजराइल ने तुरंत ही बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह आतंकवादियों को इनाम देने जैसा है और उन्होंने कहा कि यह इजराइल के अस्तित्व को खतरे में डालने जैसा है। दूसरी ओर अमेरिका ने वही अपनी पुरानी लाइन दोहराई है कि यह मान्यता केवल तब सार्थक होगी जब इजराइल और फिलिस्तीन आपसी सहमति से शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, एग्री करेंगे। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या अमेरिका अब पश्चिमी गठबंधन का लीडर रह गया है? क्या वो अभी भी वैसे ही डोमिनेट कर रहा है या डोमिनेट नहीं कर रहा है, या फिर उसके अपने सहयोगी ही स्वतंत्र नीतियां अपनाने लगे हैं जो उसकी नीतियों से बिल्कुल अलग है? इस पूरे घटनाक्रम का अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है और उसके एक एक बिंदु को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अमेरिका की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज कि अमेरिका में नेतृत्व संकट, अमेरिका का नेतृत्व संकट खड़ा होगा। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की पहचान बहुत लंबे समय तक यही रही है कि वह पश्चिमी दुनिया का गाइडिंग फोर्स है। उसी के दिशा निर्देश में पश्चिमी दुनिया की विदेश नीति निर्धारित होती है। इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर भी हमेशा से अमेरिका ही पीस ब्रोकर यानी मध्यस्थ की भूमिका का दावा भी करता रहा है। लेकिन जब ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे उसके कोर अलाइज अब उससे अलग राह पकड़ लेंगे तो निश्चित तौर पर अमेरिका की विदेश नीति और लीडरशिप दोनों पर क्वेश्चन उठेगा, उसकी विश्वसनीयता कम होगी। दूसरी बड़ी बात, गठबंधन में दरार आएगी। गठबंधन में दरार आएगी। गठबंधन में दरार का मतलब G7 और नेटो की अगर हम बात करें, और आप ध्यान रखिएगा इन्हीं तरह के संगठनों के कारण ही अमेरिका इन सब की लीडरशिप भी करता है। तो G7 और नेटो जैसे मंचों की अगर हम बात करें तो वहां पर अमेरिका की स्थिति कमजोर होगी। यूरोपीय देश जैसे जर्मनी और इटली और उत्तरी अमेरिकी देश जैसे कि कनाडा की नीतियों में असहमति अब बिल्कुल क्लियर दिख रही है। इससे अमेरिका की कलेक्टिव वेस्टर्न पॉलिसी बनाने की क्षमता घटेगी और यानी कि अगर हम सीधा सीधा कहें तो अमेरिका की विदेश नीति अब यूनिपोलर से हटकर मल्टीपोलर कंसेंसस की ओर ढकेली जाएगी। अब आपको बहुत सारे पोल्स पर कंसेंसस बनाना पड़ेगा। घरेलू राजनीति पर भी असर पड़ेगा। अगर हम घरेलू राजनीति की बात करें तो ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी
उस खेमे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो इजराइल के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इजराइल समर्थक जो संगठन है उन सबका दबाव ट्रंप और बाइडेन दोनों पर बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इससे अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिकन की विदेश नीति पर खाई और गहरी होने वाली है। तो उनकी घरेलू राजनीति पर भी असर पड़ेगा और मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रभाव निश्चित तौर पर घटेगा। अब तक अमेरिका ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता का सबसे बड़ा मध्यस्थ रहा है। अगर सहयोगी देश अलग अलग लाइनें तय करने लगे, निर्धारित करने लग गए, तो मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रभाव घटेगा। अरब देशों और फिलिस्तीनियों को लगेगा कि वे बिना अमेरिका के भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर सकते हैं, और इसे चीन, रूस और यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें तो उनके लिए अवसर बढ़ेंगे कि वो मध्य पूर्व की राजनीति में अपनी भूमिका को और स्ट्रॉन्ग करें और अमेरिकन डोमिनेंस को खत्म करें। अमेरिका की इमेज पॉलिटिक्स पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका हमेशा खुद को लोकतंत्र का और मानवाधिकार का चैंपियन बताता रहा है, लेकिन गजा युद्ध के बाद मानवीय संकट पर उसकी चुप्पी और फिलिस्तीन को मान्यता का विरोध उसकी छवि को कमजोर बनाता रहा है हमेशा से। ध्यान रखिएगा कि बाकी पश्चिमी देश अब इसे मॉरल हिपोक्रेसी की तरह देखते हैं। वैश्विक दक्षिण यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच अमेरिका की अपील भी और घटेगी। इससे महत्वपूर्ण यह है कि रणनीतिक विकल्पों की मजबूरी हो जाएगी, यानी अमेरिका अब दो स्ट्रेटेजिकल ऑप्शंस के बीच में फंसेगा। पहला स्ट्रेटेजिकल ऑप्शन होगा कि वह इजराइल के साथ खड़ा हो, जहां पर अगर वो खड़ा होता है तो उसके खुद के अलाइज उसके साथ नहीं होंगे, यानी कि वो अलग थलग हो जाएगा। दूसरा, वो कुछ हद तक नरमी दिखाए, लेकिन इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो जनरेट होगी कि इजराइल समर्थक लॉबी उससे नाराज होगी, जो कि एक बहुत डोमिनेंट ग्रुप है अमेरिका में। दोनों ही रास्ते अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को जटिल बनाएंगे। ये पूरे ग्लोब की बात हो गई, लेकिन हमारा मुद्दा तो भारत पर आके ही टिकेगा, तो हम भारत की बात भी करते हैं। अगर भारत के दृष्टिकोण की बात करें तो भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दृष्टिकोण की यह रही है कि भारत 1988 से ही फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे चुका है। भारत लंबे समय से टू स्टेट सॉल्यूशंस की भी समर्थन करता रहा है, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के रूप में अस्तित्व में रहें और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से काम करें। 1974 में भारत ने पहली बार PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी मान्यता दी, और 1980 में फिलिस्तीन को लगातार समर्थन देना शुरू किया, जो अभी तक कंटिन्यू है। भारत की नीति हमेशा संतुलन की नीति रही है, बैलेंसिंग पॉलिसी भारत ने अपनाई है। भारत ने कभी भी किसी एक देश को ही नहीं मान्यता दी। भारत ने हमेशा यह माना है कि फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। और दूसरी ओर 1992 के बाद भारत इजराइल के साथ बहुत स्ट्रेटेजिकल कूटनीतिक स्तर पर और राजनयिक स्तर पर बहुत तेजी से संबंध स्थापित किए। रक्षा, तकनीकी और कृषि प्रौद्योगिकी आदि पर बहुत अहम भारत और इजराइल की साझेदारी है। यानी कि भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है। फिलिस्तीन को हम समर्थन करेंगे और इजराइल के साथ व्यावसायिक और व्यवहारिक साझेदारी करेंगे। वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें 2025 यानी कि आज भारत की स्थिति क्या है, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी देशों ने जब फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है तो भारत की स्थिति और मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत यह कदम बहुत पहले उठा चुका है और दशकों से फिलिस्तीन की मान्यता को स्वीकार्यता देता आ रहा है। साथ ही साथ भारत इजराइल के साथ रक्षा तकनीकी, साइबर सुरक्षा, कृषि और खुफिया जानकारी साझा करता है, जिससे उसके रिश्ते इजराइल के साथ भी बहुत गहरे बने हुए हैं। अगर हम इसके रणनीतिक महत्व की बात करें तो भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत को ग्लोबल साउथ की लीडरशिप मिलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि भारत एक तरीके से लीड करता है ग्लोबल साउथ को और भारत हमेशा विकासशील देशों की आवाज रहा है। फिलिस्तीन को मान्यता देना भारत की इसी छवि को मजबूत कर रहा है। दूसरी खास बात, इजराइल के साथ हमारी मिसाइल और ड्रोन आदि तकनीकियों में
पार्टनरशिप बनी हुई है और वो आगे भी रहेगी। इस्लामिक देशों के साथ भी भारत संतुलन की पॉलिसी अपनाता है, क्योंकि भारत अरब देशों पर ऊर्जा और श्रम बाजार के लिए जुड़ा हुआ है। तो फिलिस्तीन को समर्थन दे करके भारत इन देशों की भी पसंद बना रहता है और भरोसेमंद साथी बना रहता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो भारत की यह पॉलिसी दिखाती है कि भारत ना तो अमेरिका के दबाव में आता है, ना ही अरब देशों के दबाव में आता है। वह अपने हितों के आधार पर अपनी नीतियां तय करता है। तो भारत की पॉलिसी बहुत स्पष्ट है, पोजीशन बहुत स्पष्ट है और भारत का रुख भी बहुत स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे डिस्कशन से मुझे उम्मीद है कि आप इस निर्णय से, जो ब्रिटेन का निर्णय हुआ है, उस निर्णय से आने वाले समय में होने वाले भू राजनीतिक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। इसके इतिहास, वर्तमान और कारणों का एनालिसिस जो मैंने आपको प्रेजेंट किया, मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि शुरू हो गई है आज से नवरात्रि शुरू हुई है। तो नवरात्रि के संबंध में हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से नवरात्रि के लिए एक सेल लाई गई है, नवरात्रि महोत्सव सेल। जो बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2027 को टारगेट करते हुए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सेल है और वो ये है कि 27,999 रुपये में उनको प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच दिया जाएगा, जो कि हमारा सबसे बेहतरीन कोर्स होता है। इसमें 2P2I कोर्स होता है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का कोर्स होता है। आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स दिए जाएंगे दिल्ली में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे मेंस की तैयारी के लिए। उसके साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्लास नोट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और इसके साथ साथ आपके प्रीलिम्स के टेस्ट, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। आप एक बार हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स पता चल जाएंगी। आपको पूरा कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा और सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। ध्यान ये रखना है कि यह हमारा सितंबर का इवनिंग बैच है और इस सेल की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। 24 सितंबर के बाद ये नवरात्रि सेल नहीं रहेगी। आप हिंदी में, इंग्लिश में या इंग्लिश में कोई भी ये बैच ले सकते हैं, किसी भी मीडियम में ये बैच ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये डिस्काउंट वाला प्राइस आपको तब मिलेगा जब आप एक कोड इस्तेमाल करेंगे और वो कोड है PK लाइफ। इस कोड को इस्तेमाल करते ही आप हमारे यहाँ स्टडी IQ से कोई भी कोर्स अगर लेते हैं, चाहे वो ऑप्शनल का हो, GS का हो, यूपी का हो, यूपीएससी का हो या स्टेट PCS का हो, जुडिशरी का हो, सब पर आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और ये नवरात्रि सेल के दौरान अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको हर एक पर बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसलिए हमारे कोर्स को एक बार स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अच्छा डिटेल्स देख सकते हैं। नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमारी डिटेल्स को कॉल करके भी पता कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी सहायता मिल जाएगी। ऐप पर मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप कोर्स डालिए, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश जो बैच लेना चाहते हैं वो डालिए, उसका पूरा डिटेल देखिए, हमारे सिलेक्शंस देखिए और उसके बाद आप हमारे कोर्स को बाय कीजिए। बस बाय करने से पहले, परचेज करने से पहले आपको क्या करना है, PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।